हो बुडाना से क्राइम बहुत बहुत ज्यादा होता था वहाँ पे। हमारे बचपन की बात है, एक आदमी ने दूसरे को मार दिया और उस खत्म हुए आदमी से बात कर रहा था। वो तेरी खाला के पास साला 2 बार गए हम लोग हैं, दोनों बार हमारा वेलकम नहीं किया उसने। क्या समझ रखा है तूने? उठे फिरा के गन मार दे, बातें करे उठे फिराए वापस गन मार। कम से कम 1 घंटे तक वो मरे आदमी से बात करता रहा। इंसान ऐसा होता नहीं है, मर्डरर डिफिकल्ट होता है ना ऐसा कैरेक्टर उतारना। रमन राघव का जब मुझे रोल मिला, आम लोगों के बीच में रह के नहीं कर सकता ये कैरेक्टर। रमन राघव का डायलॉग है उसमें कि मैं हकते मुत्ते खाते पीते मर्डर कर देता है और मेरे को पेन भी नहीं होता। तो ये चीज मेरे लिए चैलेंज हो गई कि यार ये किस तरह की मेंटेलिटी के आदमी है। 2-3 दिन एक ऐसी अकेली जगह पे रहा जहाँ सिर्फ यही बिलीव कराता रहा अपने आप को कि मैं ऐसा हो सकता हूँ, कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ, कि मैं ऐसा बन सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, नवाज कर सकता है। ये ऐसे करते करते ना एक शाम हुई, मैं जो खुद से डर लगने लगा। आपकी आंखों में बड़ी गंभीरता है, थोड़ा सा नर्वस तो क्या करो ना खुदा। अरे नहीं सर, आप नहीं गाते थे? अच्छा, मैं नहीं गाता था। अच्छा, हम लोग कोरस में होते थे। उसमें जब मैं गाता था तो मुझे लगता था सबसे अच्छा शायद मैं ही गाना गा रहा हूँ। डायरेक्टर को लगा यार कुछ बेसुरा कोई गा रहा है, तो बोले आप सारे चुप हो जाओ, तू बहुत उछल उछल के गा रहा, तू गा जरा। मैं गाया तो पूरा बेसुरा। तो मुझे ताकीद किया गया कि आप सिर्फ लिपसिंग करेंगे, गाएंगे नहीं। कैसे उतारते हो यार आप अपने अंदर ये सब? मेरे पास एक पुड़िया है जब जाऊंगा तो देता जाऊंगा, है ना, हो जाएगा काम। दोस्तों, डाइविंग डीप विद विवेक के पहले पॉडकास्ट एपिसोड में आज मेरे साथ हैं इंडिया के फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर, मेरे लिए ये बहुत बड़ा फैन मोमेंट है। आप मानोगे नहीं, 2015 की बात है। मैं यारी रोड पे रहता था, जोरा गाड़ी में, एच बिल्डिंग, ठीक है। हम 4 लौंडे थे, थिएटर करके हम लोग मुंबई में ऐसे। कब की बात है? 2015 की बात है। अरे तो 2015 में जोरा गाड़ी में सब लोग कहते थे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ऑफिस है वहां पे बगल वाली बिल्डिंग में। और कभी कभी आपको ऐसे नवाज भाई दिख जाएंगे बाहर बैठे हुए अपना आराम से चाय वाय पीते हुए कुछ। तो हम बालकनी में ही लगे रहते थे कि कब नवाज भाई की झलक हमें महसूस होगी। हाँ। और आज देखो, मतलब एक मैनिफेस्टेशन है कि आपके साथ बैठा हूं मैं, मुझे आपसे बातचीत करने का, गुफ्तगू करने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच पहले आने के लिए, यहाँ पे मेरे साथ बातें करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर फॉर इनवाइटिंग मी यार। सर, सबसे पहला सवाल मेरा कि मैंने आपका इंटरव्यू देखा था कि हम नोएडा में हैं अभी, है ना, नोएडा में शूट कर रहे हैं। तो आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपने नोएडा में एक चौकीदार की नौकरी करी है। तो वो कब का टाइम था? मतलब वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पहले था, बाद में था? उससे पहले का ही था, आपको पहले का था। क्या था मतलब कि डे जॉब थी, वर्दी पहन के आपको जॉब करनी होती थी? थिएटर अमेचर ग्रुप था यहाँ पे, उसमें मैं थिएटर में भी काम करता था उस दौरान। हाँ, शाम के टाइम मंडी हाउस जाते थे और दिन में काम कर लिया। तो घर से पैसे नहीं लेते थे आप कभी? उस वक्त पे मेरे थोड़ा सा एक ईगो प्रॉब्लम हो गई थी, मैं घर से पैसा नहीं लेता था। हाँ। जब माँ बाप को पता चला तो उनको बड़ा दुख हुआ कि क्यों किया तूने ये वो। क्योंकि बड़ी सारी ऐसे, मैंने शुरू में सब ऐसे सोचते थे कि नवाज कहाँ से आया पता नहीं, फिर आपने क्लियर करा था, अरे मैं वेल टू डू फैमिली से था, ऐसा कुछ। वेल टू डू, हाँ, बट ठीक ठाक ओके फैमिली थी, ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसे भी फाके नहीं पड़े हुए थे खेती रहती होती थी अच्छी खासी, अभी भी होती है। हाँ, तो बट वो मेरी वो थी कि भाई मुझे नहीं लेना घर से पैसा, जिद थी वो। और जिद थी वो। हाँ। तो लेकिन कभी ऐसे, क्योंकि मुश्किल होता है हर एक एक्टर के लिए, जहां तक आप पहुंचे हो वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आपने खुद वो सब स्ट्रगल किया है जो आप अपने इंटरव्यूज वगैरह में कहते हो अभी भी, कि बस खाना मिल जाए 2 वक्त का बहुत था। वही स्ट्रगल है मेन। नहीं, हाँ, उतनी ख्वाहिश भी थी, उतनी वो था। डटे कैसे रहे आपके? हाँ, यही करना है, मोटिवेशन कहाँ से आई? बिकॉज लोग तो हार जाते हैं, और जिनका तो परिवार वेल टू डू होता है फिर वो चले जाते हैं कि हाँ चलो जाते हैं वापस से घर, और ठीक है सुकून की जिंदगी बिता लेंगे। जिस जगह से हम लोग आते हैं ना, वहां पे वापस जाना बड़ा भारी पड़ता है। अच्छा, क्या आगे बड़े वो बन रहे थे कि पन्ने कहाँ बन रहे थे? हाँ, बन रहे थे टाइप में। हाँ, आगे लौट के वापस खाली हाथ टाइप में, उस चीज से बड़ा डर लगता था। और दूसरा ये भी था, कोई दूसरा काम तो जानते नहीं थे एक्टिंग के अलावा, तो इसलिए रहना पड़ा। और मैं ठीक है यार, कोई हम बड़े ख्वाब तो लेके गए नहीं थे बम्बई में कि भाई जाके ये हो जाएंगे। छोटा मोटा काम मिलता रहे, अपना जिंदगी उसमें खुशी थी उसी में कि यही करते रहेंगे। चूंकि डिसअपॉइंटमेंट तब होता है जब आप बड़े ख्वाब लेके जाते हैं, बड़े सपने लेके जाते हैं, मुझे स्टार बनना है, मुझे ये। मेरा ख्वाब वो थे ही नहीं। मेरा ये थे कोई मेरा जो काम है वो मिलता रहे, चाहे वो थिएटर में हो, चाहे कोई थिएटर ग्रुप बना के करते रहेंगे, वैसा सा था। तो जैसे आपने कही कि जहाँ से हो, हाँ, बुडाना से, तो
वहां पे मतलब चीजें बड़ी वो होती थी कि हाँ इसने कह दिया, फिर बात की मान्यता बहुत थी वहां, है ना। पान की बात है, हाँ। एक एक कहीं मैं पढ़ रहा था कि एक रीजन ये भी था कि वहां के हालत भी इतने अच्छे नहीं थे, क्राइम बहुत बहुत ज्यादा होता था वहां पे, तो आपका कभी ऐसे मन भी नहीं किया कि अरे इससे अच्छा तो यहीं पे थोड़ा जो भी मिल रहा है बर्तन धो लेंगे, किसी के खाना वाना बना लेंगे किसी का, लेकिन हम वहां वापस नहीं जाएंगे, उस जगह पे वापस नहीं जाएंगे। तो क्या जेन्युइनली इतनी खराब जगह थी उस वक्त पे? अभी तो खैर बहुत हालात सुधर गए, तो थैंक गॉड, वरना उस वक्त पे तो हालात ऐसे ही थे। थोड़ा सा होता था, मतलब डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर तो नाम से जाना जाता था। हर एरिया का अपने एक क्राइम करने का एक वो होता है। फॉर एग्जांपल जैसे चंबल है ना, धौलपुर वगैरह जो है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बागी बन जाते हैं। जमीन वमीनों के ऊपर क्राइम होता है कि हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है, छीन लिया हमारी जमीन, ये वो, तो उस पे क्राइम होता है। हमारे यहाँ जो होता है वो इज्जत पे आंच आ गई हमारे साहब। भले ही घर में कुछ ना हो, लेकिन इज्जत है भाई, पूरी इज्जत पे आंच आएगी तो खत्म कर दो। खत्म कर। इस तरह का उस वक्त पे था। अब सुधार है काफी बहुत सुधार हो गया अब तो, बहुत थैंक्स टू मतलब यूपी गवर्नमेंट, योगी जी की वजह से तो खैर बहुत क्राइम वैम बिल्कुल। अच्छा, आपने ये देखा जब आप गाँव जाते पिछले हो? हाँ पिछले 4-5 साल से, जो है 6 साल से, मतलब जो जैसे हम तो मोस्टली दिल्ली में रहते हैं या बॉम्बे रहते हैं, हमें नहीं समझ आता मैं कि लोग। होता, वरना ऐसा होता था डर डर के बाहर जैसे छतों पे सोते हैं, कोई नहीं सोता था डर की वजह से, है ना। तो अब थैंक गॉड अभी माहौल बहुत अच्छा हो गया, क्राइम है तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, अगर वेस्ट में स्पेशली वेस्ट। तो हाँ ये तो है, तो डंडे के जोर पे होता है ये सब। डंडे तो वो जरूरी है, ऑफ कोर्स लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना जरूरी होता है। क्या होता था, थोड़ा सा मुझे बताओ ना कि क्या क्या आपने देखा है अपनी आंखों से या सुना है? देखा भी है, किस्से भी काफी सुने हैं उस वक्त पे। अब वहां पे ज्यादातर जो वो क्राइम वो लूटपाट का नहीं था बिल्कुल भी, वहां पे जबान का था, मतलब प्राइड का था। अच्छा, कि अच्छा हमसे मतलब इस तरह की बात करोगे? सरपंच बनना वो हाँ, वैसा वाला। सिंगल रोड है, सपोज अगर 2 गाड़ियां जा रही हैं तो दोनों आके खड़ी हो गई गाड़ियां, हाँ, खड़े हैं। अब ये है कि उसको लग रहा है कि ये टर्न लेगा, ये उतार के ले जाएगा, गाड़ी साइड से ले जाएगा, इसको लग रहा है कि ये उतार के ले जाएगा, अब वो खड़े हैं। 1-1 घंटा हो जाता था। एक बार एक घंटा हो जाता था। हाँ एक बार हमारे साथ हुआ, मेरा भाई, छोटा भाई, आई थिंक कोई 8-9 साल पहले की बात है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट वो मुजफ्फरनगर से आ रहा था, अपने गांव जा रहा था बुढ़ाने, कस्बा, अब तो कस्बा हो गया खैर, सिंगल रोड है, खड़े हो गए। मैंने ठीक है, मुझे भी लगा कि शायद वो ले जाएगा निकाल के। हाँ। मेरा भाई भी नहीं जा रहा, वो भी खड़ा। मैंने जब हो गए 5-6 मिनट मैंने साइड से निकाल के ले जाना है। क्यों? वही ले जाएगा निकाल के, हम क्यों ले जाए? मैंने हेलो ज्यादा ये मतलब तू ले जा चल। हाँ। तो तब जाके वो लेके गया, और वो जब मेरा भाई ले जा रहा था साइड से निकाल के, उसको बेइज्जती महसूस हो रही थी। तो मेरे से बात ही ना करे वो। मैंने क्या हुआ? हाँ। बोले बहुत दिनों के बाद बेइज्जती का सामना करना पड़ा है मुझे आपकी वजह से भाईजान। मैंने एक हाथ का दूंगा, दो तुझे पता से क्या बेइज्जती हुई? तू तो अगर साइड से निकाल के लिया, इसमें क्या बेइज्जती? वो कौन, वो जानते हैं क्या तुझे? सही बात है। हाँ, तो वहां पे तो ऐसा है। लेकिन वहां पे जैसे मैं ऐसी एक आपका इंटरव्यू देख रहा था, अनुपमा चोपड़ा के साथ था, जब हरामखोर की बात हो रही थी, तो आपने तब एक बड़ा ही डेंजरस सा किस्सा बताया था कि एक आदमी है जिसने मर्डर और ब्रूटल मर्डर किया था उसने वहां पे। और उस वो वाला किस्सा मुझे बताओ ना थोड़ा सा प्लीज। ऐसे तो हमारे बचपन की बात है, तब ऐसा कुछ हुआ था जंगल, खेतों में कुछ ऐसा हुआ था, बहुत लोग देख रहे थे उसको। मैं भी बहुत छोटा सा था, मैं भी चला गया देखने के लिए। तो एक आदमी ने दूसरे को मार दिया। वो बटिया होती ना, बटिया जिस जंगलों खेतों में छोटी छोटी सी जगहें होती जिस पे चला जाता है। बाकी तो इधर भी खेत होते हैं, इधर भी खेत होते हैं। सही बात है। तो वहां पे इतनी ऊंची बटिया थी, नीचे जमीन, उस पे पानी वानी, खेत वेत का पानी वानी बह रहा है, ये वो जो भी कुछ है। तो वहां पे उसने उसको 2-3 मार दिया, और वो खत्म बंदा। और उस खत्म हुए आदमी से बात कर रहा था वो, कि तेरी खाला के पास साला 2 बार गए हम लोग हैं, दोनों बार हमारा वेलकम नहीं किया उसने, क्या समझ रखा है तूने? है, और जब भी वो हमारे यहाँ आते थे हम देख कैसे कैसे उनका वेलकम करते थे। है, मेरी सास ने बोला कि तेरा सास बहू का किस्सा, ये वो, उसकी ननन जेठानी सबकी बात, कम से कम 1 घंटे तक वो मरे आदमी से बात करता रहा। उठे और गुस्सा आए उसको, उठ के जाए और फिर आगे ठाक से एक और मार दे। वो वही 1 आवर तक कंटिन्यूसली बातें करता, उठे फिर आके गन मार दे, बातें करे, उठे फिर आए वापस गन से फिर
शूट कर दे वो। तो कम से कम उसका ये ड्रामा एक घंटे तक चला। दूर दूर से हम लोग देख रहे, आवाजें आ रही थी बाकायदा, किसी से कुछ नहीं कह रहा, उसी से बातें कर रहा था, वो रिलेटिव था जबकि उसका। और आप देख रहे हो ये और हम देख रहे हैं, दूर दूर से देख रहे हैं हम लोग। भाई गन की आवाज आती है तो लोग लगता है कहाँ गए, तो आसपास के लोग आ जाते हैं देखने के लिए। जब देखा कि सामने तो कांड हो रहा है ये, तो देखा तो आवाजें आ रही थी उसकी, दूर से आवाजें आ रही थी। खेतों में दूर दूर तक आवाजें जाती हैं, तो इतनी दूरी पे खड़े हुए थे हम लोग कि आवाजें आ रही थी वो सब पे, लेकिन बातें ये चल रही थी। तो ऐसे मतलब अपने बचपन से अभी तक अलग अलग किरदारों को कितना पढ़ा है ना, और कितना ऑब्जर्व करके आपने चीजें अपने कैरेक्टर्स में बुनी होंगी। तो वापस आता हूँ कॉस्टाओ फर्नांडिस के ऊपर। तो अब ये वाला कैरेक्टर, क्या कहानी है कॉस्टाओ फर्नांडिस की, और कैसे आपने अडेप्ट किया इस कैरेक्टर को अपने? कहानी यही है कि वो उससे एक अनइंटेंशनली एक मर्डर हो जाता है, जिसे वो न चाहते हुए भी, बिकॉज ऑफ गोल्ड की वजह से, कि गोल्ड ले जाया जा रहा होता है। और फाइनली उसके बाद में उसकी लाइफ में जो सफरिंग होती है, जो उसको उसका भुगतान करना पड़ता है, वो उसके ऊपर कहानी है। एक ब्रेवरी की, एक ऑनेस्ट इंसान की, और एक ऑनेस्टी के साथ अपनी ड्यूटी निभाने वाले इंसान के साथ जो दिक्कत आती है, वो सेम वो कहानी है। बट एट द सेम टाइम कि आज भी जैसे हम लोग परसों भी मैं उनके साथ था, स्क्रीनिंग देखी आप लोगों ने साथ में रही, कैसी लगी उन्हें मूवी? बहुत अच्छी लगी, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी लगी। तो उनके बहुत सारे दोस्त भी बैठे थे जो कस्टम ऑफिसर्स हैं, वो भी सबके साथ देखी। तो उस आदमी ने कभी भी मुझे ये अच्छा लगा कि जैसे उनको बोला कि हमारी जो डायरेक्टर है सेजल ने बोला उनको कि परसों स्क्रीनिंग है और आपको ये थोड़ा सा ये आपको ऐसे आना है, आप आना ही है। अरे नहीं मैं वो थोड़ा सा अभी मैं सेक्रेटरी हूँ, तो इधर पानी नहीं आ रहा है, ये वो। अभी भी उन सब चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में परफेक्शन चाहते हैं कि नहीं पानी आता है तो सोसाइटी अच्छे से बिहेव करती है मेरे साथ, लेकिन मेरी नाक कट जाएगी अगर मेरे पानी वानी का ये, या थोड़ा सा वो, तो प्लम्बर को बुलाना है मुझे, ये सब कर। देखो एक इंसान जिसकी फिल्म रिलीज हो रही है और वो इस तरह की बात कर रहा है, तो वो अलग ही चीज़ें सोचता है वो इंसान। तो वो ऐसे पागलपन है उनके पास, और वो पागलपन की वजह से ही मैंने वो कैरेक्टर भी किया कि हमने यार ये तो सिंपल सी कहानी है कि सीधा साधा एक ऑनेस्ट इंसान ड्यूटी करते हुए फाइटिंग कर रहा है, और ये वो सब बड़े जो मैडनेस है उनकी, जो फिल्म में भी देखने को मिलती है। और उस मैडनेस में उसकी फैमिली भी, उसका फैमिली से उनका नाता छूट जाता है, और उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आते कि नहीं करना तो मुझे वही है जिसमें मेरा वो होता है, जिसमें मेरा पैशन है। तो वो आज भी वैसे ही अकेले रहते हैं, वो मुंबई में, गोवा के हैं लेकिन मुंबई में रहते हैं। वो एक छोटी सी खोली में अकेले रहते हैं आज भी वो, और सुबह 5 बजे उठ जाना, एक्सरसाइज करना। एथलीट है वो सब एथलीट हैं वो। हाँ, अभी भी चैंपियनशिप में जाते हैं वो, पार्टिसिपेट करते हैं वो। अच्छा, एक एक्टर हमारे पॉडकास्ट में आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन उन्होंने मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे प्रिपेयर करते हो अपने रोल के लिए, क्या रिसर्च करते हो? हाँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ उस बात पे। उन्होंने कहा कि मैं, एक्टर का काम नहीं होता रिसर्च करना, राइटर का काम होता है रिसर्च करना। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया यार, हमें तो थिएटर में यही सिखाते थे कि जाके ऑब्जर्वेशन करो, कैरेक्टर स्केच बनाना है तुम्हें, देखो कि क्या कर रहा है ये आदमी, कैसे कर रहा है ये आदमी। अगर नुआंसेस जो है ना वो भी स्क्रिप्ट में लिखे जाने चाहिए एक्चुअली। अच्छा, आपका काम दूसरा है, आप बैकग्राउंड में जाएंगे उसके, सोचेंगे ये, लेकिन उसके लिए कुछ मटेरियल तो होना चाहिए ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्क्रिप्ट्स में ना स्टोरी लिखी होती है, डायलॉग्स लिखे होते हैं, डायरेक्शन लिखा हुआ होता है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखे होते। वो लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप जैसे मैंने पढ़ा है कि जैसे सलीम जावेद साहब जब लिखते थे ना, तो कितनी बार हा 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 कॉमेडियन को बोलना है, असरानी को बोलना है, वो भी बाकायदा लिखा हुआ था। इतनी डिटेल्ड स्क्रिप्ट होती थी, वो लिखना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, वो किस हैबिट का आदमी है ना, क्या क्या, किस बात पे उसको गुस्सा आता है, किस बात पे उसको हंसी आती है, किस बात पे वो उसको रोना आता है, वो लिखना जरूरी होता है, पता है, ताकि एक्टर के लिए बहुत आसान हो जाए। बाकी एक्टर अपना तो काम करेगा ही करेगा, बट स्क्रिप्ट में एटलीस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत जरूरी है, जो नहीं होते अक्सर। मतलब मैंने मोस्टली ये देखा है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जैसे अब अनुराग कश्यप है। हाँ, अनुराग कश्यप, जैसे मैं एक पीयूष मिश्रा जी का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कह रहे थे कि बस तू आजा और तुझे कोड़े मारने हैं अपने आप को। कुछ कुछ डायरेक्टर ऐसे भी करते हैं कि एक्टर को बताया नहीं कि क्या है ये, क्यों है। वो डिलिबरेटली होता है उनका।
अच्छा। हाँ, क्योंकि अनुराग जिन एक्टर्स के साथ काम करता है ना, अगर सपोज आपके साथ काम करे तो पहले आपके बारे में जान लेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे जाना उन्होंने, लेकिन आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड, ये वो किसी ने से पूछ के ये सारी चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन, वो इस तरह की जो आपकी जो हैबिट्स हैं वो दिमाग में रख लेंगे वो। और फिर आपको जैसे फर्स्ट सीन करवाया उन्होंने, वो देखते हैं कि किस तरीके से कर रहा है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो लिखते चले जाते हैं फिर वो। अच्छा। उनका ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन सही। अनुराग की जो प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। वो अगर पीयूष पीयूष जी को ये बोल रहे हैं तो डेफिनेटली पीयूष मिश्रा के बारे में जानते हैं ना वो, तभी तो बोल रहे हैं कि आ जाओ, मुझे पता है मुझे क्या करवाना। तो उनके दिमाग में होता है क्या करवाना है उसको। तो क्या क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो ना अनुराग का प्रोसेस, क्योंकि आपने वो प्रोसेस इतना, मैं कह रहा हूँ, जबरदस्त तरीके से फॉलो किया है कि आज भी हम उन कैरेक्टर्स के कायल हैं। तो कैसा, हाउ इज द एक्सपीरियंस ब्लैक फ्राइडे से लेके, वासेपुर से लेके, रमन राघव से लेके, थोड़ा सा मुझे बताओ ना आप उसके बारे में। सी अनुराग पहले डिस्कशन करते हैं कैरेक्टर के बारे में कि ये कैरेक्टर है, ये ऐसे ऐसे, और बहुत ही जो आम जो लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं। जो एक्टर को जो बताते हैं, ब्रीफ जो देते हैं, कैसा सा ये वो सब ब्रीफ दे के फिर वो छोड़ देते हैं। और जब पहला सीन होता है ना, पहले सीन में ही बताते हैं वो कि अगर आप करेक्ट जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रॉन्ग जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको बातों बातों में बता देते हैं कि इस तरह का चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, बाकी व्हाटएवर यू जैसे तुम्हें प्ले करना प्ले करो। तो वो होता है अनुराग का। और आप जैसे, अगर कोई आपको स्क्रिप्ट मिलती है तो सबसे पहले 2-3 चीजें आप क्या देखते हो, या आप सजेस्ट भी करना चाहोगे लोगों को कि क्या देखें, एक्टिंग की प्रोसेस कैसे शुरू करें? एज एन एक्टर तो मैं यही कह सकता हूँ कि स्क्रिप्ट में जो मैं चीज़ें देखता हूँ, जैसे कोई भी कैरेक्टर मुझे पसंद तभी आता है जब उसके फ्लॉज भी लिखे होते हैं, उसकी कमियां भी लिखी होती हैं, है ना। तो उसका कुछ पागलपन लिखा हुआ होता है, या कोई भी कैरेक्टर में ये नहीं कि सब गुडी गुडी हो, बहुत ही अच्छा है ये कैरेक्टर, मुझे उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता। कैरेक्टर्स में कुछ फ्लॉज भी होने चाहिए, मिस्टेक्स भी होनी चाहिए, गलतियां भी होनी चाहिए, ग्रे में होने चाहिए। हाँ ग्रेश हो, क्योंकि वो इंसान के करीब होते हैं, ग्रेश कैरेक्टर, हम सब ग्रेश कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए होते हैं। सही बात है। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अगर किसी इंसान के अंदर सारी खराबी है, ऐसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा है ना। ना कोई ऐसा इंसान देखा जिसके अंदर सारी अच्छाइयाँ हैं। मेरे इन दो इंसानों से कभी मैं मिला नहीं हूँ, फ्रेंकली स्पीकिंग। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अगर रमन राघव का कैरेक्टर है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत खराब है वो कह दो आप, कितना भी खराब जो है वो, बट एक चीज बड़ी अच्छी है उसके अंदर, वो साथ झूठ ही नहीं बोलता वो। इसलिए वो 9 मर्डर करके पुलिस स्टेशन में चला जाता है कि साहब मैंने 9 मर्डर की है। पुलिस को लगता है कि यार बेवकूफ बना रहा है, दिखने में तो लगता है 9 मर्डर, जो भगा देते हैं उसको। हाँ। 40 मर्डर करने के बाद जब उसको पुलिस पकड़ते तब बोलते, मैंने याद है मैंने बोला था आपको कि 9 मर्डर, आपने मेरे को चूतिया समझ के भगा दिया टाइप में। इतना सच्चा इंसान कि उसने जो उसका, अगर जब लास्ट में कोर्ट में, जो हमने इसमें नहीं दिखाया फिल्म में, बट एक्चुअल में ये हुआ था कि लास्ट में जब कोर्ट में उसकी लास्ट पेशी होती है, जो उसको सजा सुनाई जाती है, तो बताओ अपने बारे में। तो वो बताता है कि उसने जो 40 मर्डर्स किए, या 41 मर्डर जो किए, उसने क्यों किए। बोले एक मर्डर मैंने इसलिए किया कि वो, मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, तो जो वेटर ने ग्लास रख दिए, उंगली डाल के, मैंने उससे पूछा उंगली काय को डाला इधर, मैं पानी पिएगा ये, तो कोई उंगली वो बोले ऐसे ही होता है इधर, तो भाग यहाँ से। तो मैं बोला, मैं तेरे से बोला कि उंगली काय को डाला, मैं ये पानी पिएगा, तो वो माना नहीं मेरी बात को। मैं रात को लेके गया, रोड बनाया, मैं उसको मार दिया मैंने। इन छोटी छोटी चीजों की वजह से वो खत्म कर देता था आदमी को, जबकि गलती उन्हीं की होती थी, इसकी कोई गलती नहीं होती थी। वो सिर्फ सवाल कर रहा है, सवाल का सही जवाब दे दो उसको तो बख्श देगा, आपको नहीं मारेगा। लेकिन ये जैसे आपने रमन राघव की बात करी, या मांझी आपने किया, मंटो किया, तो ये कैरेक्टर्स आप लगते हो यार, मतलब मंटो किया आपने तो मंटो लग रहे थे आप, और रमन राघव किया तो घिन आ रही थी, कि जो देख रहा है ना उसे घिन आ रही थी कि यार क्या आदमी है। हाँ। तो ये कैसे उतारते हो यार आप अपने अंदर, ये सब कैसे करते हो, मतलब कुछ तो टेक्निक होगी। मेरे पास एक पुड़िया है, जब जाऊंगा तो देता जाऊंगा मैं, है ना, हो जाएगा काम। अच्छा, जैसे क्योंकि मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, टेक्निक्स होती हैं, जैसे मैं कहीं अगेन पढ़ रहा था मांझी के रिलेटेड ही, कि एनिमल विजुअलाइजेशन, आपने एक सन की घोड़े, एनिमल इमेज, हाँ हाँ, तो घोड़े की तरह शायद आपने इमेजिन। अच्छा होता है अगर इस तरह के कैरेक्टर, आपको कोई भी कैरेक्टर
जब मिलता है, अगर उसको इमेजिन कर लें कि ये कौन से जानवर से या कौन से पक्षी से मिलता है कैरेक्टर, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे साथ जंगल पिक्चर थी राम गोपाल वर्मा की, बिल्कुल ना, है ना, तो उसमें हम लोग सारे के सारे, विजयराज में, राजपाल, सोनू, ये हम लोग बहुत सारे एक्टर्स चले गए। मैसूर के जंगलों में शूट हो रहा था वो, तो शुरुआत राजपाल से हुई, तो राजपाल ने अपना कैरेक्टराइजेशन कर लिया बिल्कुल मंकी की तरह, उछल उछल के बात करना, ये वो। अब हम लोग सब थिएटर गए थे, हम समझ गए कि तो इसने एनिमल इमेज माइंड में रखी हुई है, मंकी, तो ऐसे ही ये एक्ट कर रहा है। अभी फिर विजय का नंबर आया, तो विजय ने एक बार पूछा कि यार इसने एनिमल इमेज लगा रखी है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कौन सा एनिमल इमेज पकड़ूं मैं। तो पूछा उसने कि भाई कौन सा, क्या ये वो सब, क्योंकि उसका शुरू नहीं हुआ था। तो किसी ने बताया उसको कि तू स्नेक पकड़ ले, हो गया काम। तो उसने स्नेक पकड़ लिया बिल्कुल। अब वो जब डायलॉग उसने बोलना शुरू किया, अरे घिस्सू कहाँ जा, ऐसे कर दिया, ये देखना, जैसे स्नेक देखता है ना, ऐसे से। और वो उस पे लग भी बहुत अच्छा रहा था। बिल्कुल। हाँ, अब फाइटिंग सीक्वेंस हो रही है उसकी, तो किसी ने पंच मारा उसको, जो जैसे एक फाइटिंग सीक्वेंस है सुनील शेट्टी अन्ना के साथ, मारा जैसे पड़ा उसके, तो ये इस तरह की से, और वो लग भी बहुत अच्छा रहा था वो। तो ये एक एनिमल इमेज जो है ना, हर कैरेक्टर में कहने की अगर रख लो तो अच्छा है, बढ़िया ही है, प्लस ही करता है आपके कैरेक्टर में, ये है। बिल्कुल, मतलब मुझे भी याद है थिएटर में हमने एक प्ले किया था, डेथ ऑफ एन एनार्किस्ट। हाँ आपने, हाँ, तो उसमें करप्ट पुलिस वाला बना था मैं, हिंदी में अडेप्ट किया था उसे। हाँ, और तब मैंने जो एनिमल चूज किया था वो हाइना चूज किया था। तो वो तो फिर आपको प्ले करने में भी होता है कि हाइना कैसे सोचता है, हाइना क्या सोचता है, हाइना बड़ा ही हरामी एनिमल है, तो ये कितना हरामी हो सकता है, ये कहाँ कहाँ घुस सकता है। दो, वो शेर की तरह एकदम ऊपर नहीं है सबसे, उसके पास उसके ऊपर एसपी है एक, तो लेकिन वो कैसे काट रहा है सब चीजों का, कैसे उसे करना है, क्या करना है, शेर से भी उसका निवाला छीनना है, क्या करना है। तो वो एक कैरेक्टर था। तो मुझे बड़ी बड़ी पहले तो समझ नहीं आया मुझे कि ये टीचर क्या करा रहे हैं हमसे, हाइना बन जाओ, ये सब करो, पहले तो बिल्कुल नहीं समझ आता। हाँ, लेकिन धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या करना है, कैसे करना है। और थिएटर में पॉसिबिलिटी भी है बहुत, तो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो थिएटर में। स्क्रीन एक्टिंग कैसे फर्क है थिएटर से, थोड़ा सा अगर आप बताओ उस बारे में। आई थिंक स्क्रीन एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में फर्क ये होता है कि जैसे एक बहुत अच्छी कोटेशन मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था कि सिनेमा कैमरा एक्सप्लोर एक्टिविटीज और स्टेज डिमांड्स एक्टिंग। मतलब अगर आपको स्टेज पे बुरे आदमी का रोल करना है, तो आपको या तो डायलॉग बोल के बुरा बनना पड़ेगा, या पोस्चर जेस्चर्स ऐसे बुक करने पड़ेंगे आपको, ताकि लगे कि दूर से लगे कि आप बुरे हो। फिल्म में ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म में अगर मैं बैठा हुई और बहुत प्यार से बात भी कर रहा हूँ, अचानक से कोई ग्लास रखा उल्टा, या कोई पेन है हाथ में ऐसे फेंक दिया मैंने, वो तो कैमरा वहाँ आ सकता है, उस एक्टिविटीज़ पे आ सकता है। स्टेज पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टेज पे आपको बैड गाय का इनेक्ट करना पड़ेगा, यू नो, ये थोड़ा लार्जर देन लाइफ भी बड़े इस तरीके से भी, हाँ, बाय थ्रू द डायलॉग्स की, दूर ऑडियंस बैठी हुई है लास्ट रो में, उसको आप या तो डायलॉग के थ्रू पता चलेगा कि खराब आदमी है ना, या जेस्चर पोस्चर के थ्रू पता चलेगा कि खराब आदमी है। यूरोप आप डेफिनेटली गए होगे, मैंने वो भी देखा था, संदीश के इंटरव्यू आपने कहा था मैं बड़ा यूरोपियन टाइप का आदमी हूँ, है ना। हाँ। तो ऐसे ओपेरा वगैरह एंजॉय करते हो आप वहां पे जाके, जो प्लेज होते हैं? हाँ, मैं ऑफ कोर्स उनके ट्रेडिशनल थिएटर है वो, हमारा ट्रेडिशनल, जैसे हमारे यहाँ रामलीला है, हमारा ट्रेडिशनल थिएटर, ट्रेडिशनल जो फॉर्म होती है वो ये है, या फोक थिएटर है हमारा, है ना। तो वो आई थिंक उसी फॉर्म से फिर सिनेमा में आए हम लोग। तो हमारी लार्जर देन लाइफ उस वक्त पे जो पारसी थिएटर टाइप की एक्टिंग होती थी, या जब शुरू में जब सिनेमा से पहले जो शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज हमारे यहाँ आते थे, जो थिएटर कंपनी के जो लोग होते थे उन्हीं प्लेज को अडेप्ट करके किया करते थे। जैसे नौटंकी ग्रुप्स थे, बहुत सारे थिएटर कंपनीज थी, जैसे एक मास्टर फिदा हुसैन थे, तो वो हमें पढ़ाने भी आते थे, बूढ़े हो गए थे बहुत, लेकिन अगर वो यहाँ बैठे हैं तो 1 किलोमीटर तक उनकी आवाज़ है, 3-4 कम जो आपका लास्ट रूम है वहाँ तक नॉर्मली भी बात करते तो वहाँ तक आवाज़ जाती थी उनकी। तो
इतनी प्रैक्टिस में हजारों लोगों में जैसे बात करते थे कि रंजीत साहब, जो रंजीत कपूर है, अनु कपूर के जो ब्रदर, उनके उनके फादर की एक बहुत बड़ी नाटक कंपनी थी। अच्छा। है ना, जैसे पृथ्वीराज कपूर की नाटक कंपनी थी, वो लोग करते थे। तो बहुत सारे यहाँ के प्ले करते, बहुत सारे लोग जो अडेप्ट करके शेक्सपियर के इसके उसके प्ले अडेप्ट करके तब करते थे, नौटंकी कंपनी में करते थे। कुछ हमारे यहाँ के होते थे प्लेज, आगा हश कश्मीरी के, ये वो इस तरह के आपका फेवरेट प्ले कौन सा है? बहुत सारे प्लेयर्स हैं मेरे तो। खैर लाइक जब एनएसडी में तो बहुत सारे प्लेस करते थे, इस फॉर्म में भी, पारसी फॉर्म में भी। हमने एक प्ले किया था, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, अभी फिलहाल तो बहुत टाइम हो गया। तो उसमें स्वानंद भी थे, मैं भी था, बहुत सारे लोग थे हम लोग। तो नौटंकी स्टाइल में करवाया था, वो पारसी स्टाइल में। हाँ, क्या बने थे आप? मैं तो छोटे मोटे रोल करता, उसमें म्यूजिकल होते हैं ना, तो हाँ, जो म्यूजिक जो गाते थे बहुत अच्छा, उनको मेन रोल मिलता था उसमें। अच्छा। हम लोग कोरस में होते थे। आप नहीं गाते थे? अच्छा। मैं नहीं गाता था। अच्छा। अच्छा। हाँ, ऐसा होता जैसे कोरस में होता है ना, 20-25 लड़के लड़कियां गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो उसमें जब मैं गाता था तो मुझे लगता था सबसे अच्छा शायद मैं ही गाना गा रहा हूँ। तो टीचर को जो डायरेक्टर को लगा यार कुछ बेसुरा कोई गा रहा है 20 लोगों के बीच में। तो उसने उसकी नजर पड़ी मेरे पे, तो बोले आप सारे चुप हो जाओ, तू बहुत उछल उछल के गा रहा, तू गा जरा। मैं गाया तो पूरा बेसुरा। तो मुझे ताकीद किया गया कि आप सिर्फ लिपसिंग करेंगे, गाएंगे नहीं। अच्छा। तब से लिपसिंग का सिलसिला चलता आ रहा है। लिपसिंग का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ हमारा। अच्छा, जैसे कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो तलाश मूवी में आपने तैमूर का कैरेक्टर प्ले किया, जो एक पिक पॉकेटर, एक जेब कतरा था, और एक आपने उसके पैर में प्रॉब्लम थी, ठीक से चल नहीं पाता था। तो ये वाली चीजें करने के लिए एकदम, वो तो मतलब कमाल है। वैसे जो भी मैं कैरेक्टर आपके बारे में कहूँ तो वो है तो कमाल ही, चाहे वो किक का वो टक करके हंसने वाला कैरेक्टर हो, या बजरंगी में वो रिपोर्टर हो, जो रिपोर्टर वाला एक पूरा पाकिस्तानी रिपोर्टर वाला जो आपने पढ़ा देखा और उसे फिर एकदम हूबहू उतार दिया स्क्रीन पे। तो ये जो तैमूर वाला कैरेक्टर है जो चल नहीं पाता ठीक से, तो ऐसा था कि आपने अपने चलने का अंदाज भी बदला था उससे पहले कैरेक्टर से? तो काफी प्रैक्टिस, तो मेथड एक्टिंग करी पूरी? बिल्कुल, क्यों नहीं करें, जहां मौका मिलता है चेप देते हैं। बताओ ना थोड़ा सा। एक्चुअली क्या था वो, मुझे जब रीमा काकती ने बोला कि नवाज इसको थोड़ा सा ना लिम्प रखें, ये वो या कुछ ऐसा कुछ करते हैं, तो अब मुझे टास्क दे दिया उन्होंने, मैं तो सीरियसली जुट गया इसमें। आपको एक क्या होता है ना, रियल लाइफ का रेफरेंस ढूंढना पड़ता है कि अगर कोई रियल लाइफ का रेफरेंस ऐसा बंदा कोई मेरी नज़र में हो तो उसको रिकॉल करता हूँ, ताकि बहुत आसान हो जाए चीज़ें। तो इधर उधर दिमाग दौड़ाया तो पता चला मेरा एक छोटा भाई है, वो हल्का सा है लिम्प उसमें, उसकी एनर्जी बिल्कुल ये है, क्या क्या ये इस तरह देखता है, वो बात भी ऐसी करता है वो। मैंने इससे अच्छा रेफरेंस क्या हो सकता है, खुद के भाई की कॉपी मारता हूँ। हाँ। तो मैंने वही अपने भाई को उतारा उसमें, छोटे भाई को, मुझसे जो छोटा है उसको मैंने उतारा तलाश में। और कितने दिन तक ये प्रैक्टिस करी चलने की ऐसे? क्योंकि रोज देखता था उसको तो वो बहुत आसानी से आ गया, बस प्रैक्टिस करना जरूरी था ताकि वो मर्ज हो जाए पूरी बॉडी में, लगे कि हाँ ये मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं हूँ ही ऐसा टाइप में। मैं उस चीज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ी, और उसके साथ डायलॉग जो मर्ज करने का थोड़ा सा वो किया, कोशिश की, तो चीजें आसान होती चली गई। हमने फिक्शनल कैरेक्टर्स की बात करी, जिसमें से आपने अलग अलग लोगों को रेफरेंस पॉइंट बनाया और आपने कुछ कुछ मैनरिज्म्स उठा लिए, उनके ट्रेट्स उठा लिए। लेकिन अब जब आपको पूरा पर्सन ही वो बनना है रियल लाइफ, जैसे कि मंटो की बात अगेन मैं फिर से करूं, और कॉस्टाओ की बात करूं, कॉस्टाओ फर्नांडिस की बात करूं, तो आपको कॉस्टाओ फर्नांडिस बनना है, तो वो कैसे आप उन रियल लाइफ कैरेक्टर्स को कैसे उतारते हो अपने अंदर? मंटो का मैं बताऊं, मंटो का किसी ने वीडियो देखा नहीं, वीडियो है नहीं, सिर्फ फोटोज है उनके। तो मेरे सामने एक बहुत अच्छा ये वो था कि मंटो का मुझे कैरेक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, नवाज ही अगर ये डायलॉग्स बोलेगा तो वो मंटो लगेगा, क्योंकि मंटो का वीडियो नहीं है। ठाकरे मैं जब कर रहा तो उसमें मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बड़ा साहब ठाकरे, क्योंकि उनके हजारों हजारों वीडियोस हैं। तो आपको मैनरिज्म, वो जिस तरीके से वो वॉक, उनका बैठने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, वो अडेप्ट भी कर रहे थे, लेकिन कॉपी भी ना लगे वो, क्योंकि कॉपी जो है ना सबसे सस्ता वर्जन होता है एक्टिंग का, किसी की कॉपी करना इससे लोवेस्ट वर्जन ऑफ एक्टिंग, तो आप भी होने चाहिए उसमें, नवाज भी दिखने चाहिए, क्योंकि कर तो मैं ही रहा हूँ ना, और इम्प्रेशन भी लगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे
कभी कभी कोई मुझसे पूछता है कि नवाज भाई अगर आप अपने फादर को बताएं कि मेथड एक्टिंग क्या है तो कितने आसान लफ्जों में आप उनको बता सकते हैं, ये बताइए। मैं तो अपने फादर को ये बोलूँगा कि दूसरे इंसान होने का इम्प्रेशन जो देते हैं आप, वो मेथड एक्टिंग है। आपसे आप हो, एक दूसरे इंसान जिसका आप कैरेक्टर कर रहे हो, उसका सिर्फ इम्प्रेशन ही दिया जाता है, कर तो आप ही रहे हो, लगे कि हाँ शायद वो है, ये काफी है। मेथड एक्टिंग, इसी को मेथड एक्टिंग बोलते हो। तो ठाकरे में मुझे लगा कि यार ऑफ कोर्स चूंकि उनकी वीडियोस हैं, लगना भी जरूरी है ना, और लगी ना कॉपी भी है, तो उस तरीके से उसको तैयारी की गई। इवन मैंने तो यहाँ तक मैं सच बताऊं, इतनी मैंने सबसे ज्यादा अगर मेहनत की है किसी कैरेक्टर के लिए तो वो बाला साहब ठाकरे के कैरेक्टर में सबसे ज्यादा मैंने हार्ड वर्क किया, क्योंकि उनका बैठने का तरीका, उनका जो पाइप पीते थे वो, तो हमेशा उनका हाथ ना ऐसे रहता था जब बात भी करते थे वो, ये क्योंकि वो सिगार ऐसे पीते थे वो, और स्पीच भी देते थे तो ऐसे ही देते थे वो। तो आप मिले थे कभी बाला साहेब ठाकरे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला उनसे, बट मैं उद्धव साहब से मिला, और जो उद्धव साहब के जो वो थे, उनकी वाइफ के जो फादर थे, हाँ। उनसे मिला। उन्होंने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आपने इतना अच्छा स्टडी किया, क्योंकि मैं हर रोज बाला साहब के साथ बैठता था, बिल्कुल आप ही की तरह से रिएक्ट करना, ये वो सब। तो उनसे अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो समझो, जो उनके साथ रोज बैठते थे, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बिल्कुल सही बात। मंटो के लिए स्पेशली चूंकि मेरे पास एक आसान वो रास्ता था कि उनका कोई वीडियो नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि नवाज अगर क्योंकि ऑफकोर्स मेरे डायरेक्टर ने भी मेरे साथ बहुत मेहनत की कि, और हम लोगों ने दोनों ने बैठ के डिसाइड किया कि इसके लिए कोई कैरेक्टराइजेशन नहीं करते, मैं स्ट्रेट प्लेनली अपने आप को ही प्ले करूंगा, है ना। तो उस तरीके से किया। बट हाँ, सच्चाई मतलब अच्छी बात ये होगी कि चूंकि मंटो अपनी लाइफ में बहुत सच लिखा, उन्होंने जो देखा वो लिखा, उन्होंने कभी भी लिपा पोती या इस तरह कुछ बनाव श्रृंगार करके नहीं लिखा। तो जो देखा उन्होंने वही लिखा और वैसे ही लिखा। तो शर्त ये थी कि अगर मैं अपने आप से सच बोलना शुरू, झूठ ना बोलूं। तो उस दौरान जो क्या था, जब उसकी तैयारी कर रहा था, मैंने बहुत सच बोलना शुरू कर दिया। बाद में उसके बहुत रेपुटेशन भी मिले मुझे, तो बट वो कैरेक्टर हो गया इसी वजह से कि मंटो का कैरेक्टर मैंने यही चैलेंज किया था कि नवाज तभी कर सकता है तू जब सच बोलना शुरू किया, क्योंकि मंटो ने हमेशा सच बोला, सच लिखा। तो मैंने भी एक्सरसाइज अपने पे अपनाई कि आज से जब तक मंटो का कैरेक्टर खत्म नहीं होता मैं सच बोलूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे। और उन 3-4 महीने मैंने सच बोला, और बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि अब नहीं बोलना, नहीं तो बहुत बैड बच जाएगी तुम्हारी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ना, जैसे आप कह रहे हो, मुझे तो नहीं फील हुआ कि नवाज दिखा उसमें मुझे, क्योंकि मैंने मंटो बहुत पढ़ा है, तो मुझे मंटो ही दिख रहा था। वो मंटो की सोच, उसके चेहरे जैसा उसका चेहरा होना चाहिए था, बेबाक। हाँ, बिल्कुल वैसा ही चेहरा था। ऑफ कोर्स मेरे डायरेक्टर नंदिता दास की उसमें काफी बड़ा सपोर्ट था उस वक्त पे। हाँ। आपकी फेवरेट कहानी कौन सी है मंटो की? ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त। हाँ, ओह, तो और वो टोबा टैक्सी। दोनों ही मतलब अलग लेवल की कहानी। मुझे काली सलवार भी बड़ी पसंद है। ऑफ कोर्स नो डाउट। जैसा आपने कहा, सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर आपके लिए बाला साहेब ठाकरे का था जी। बट सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा रहा है आज तक आपने जो अदा किया है? सेक्रेड गेम्स में बहुत सारे डिफिकल्ट सीन थे, बहुत सारे डिफिकल्ट सीन थे, क्योंकि उसकी जो कश्मकश थी, उसकी जो ट्रॉमा था, वो खुद भी कभी कभी सोच नहीं पाता कि ये व्हाई आई एम रिएक्टिंग लाइक दिस, उसको खुद नहीं पता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कैरेक्टर्स में, जब उस तरह के कैरेक्टर मिलते हैं तो पता चलता है कि जैसे इवन रियल लाइफ में जब मैं भी खुद सोचता हूँ कि मैं पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट क्यों करता हूँ, मैंने कई जगह पे मैंने बहुत गलत रिएक्ट किया सपोज, बाद में मुझे रियलाइजेशन होता है कि यार मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ। तो पता चलता है यार ये कहीं ना मुझे मेरे फादर से या फादर से मिल रही हैं चीजें, जैसे गुस्सा है, मेरे फादर को बहुत गुस्सा आता था, और मैं भी शायद इसलिए आता था कि वो बहुत ही, मैं भी शायद बहुत ऑनेस्ट इंसान होंगे या बड़े वो जो भी है। तो मुझे जब गुस्सा आता है ना, वहां पे गुस्सा, जैसे दूसरे लोग बोलते हैं यार तुम अननेसेसरी गुस्सा कर रहे थे, वहां पे इतना कोई गुस्से वाली कोई बात ही नहीं थी। तो वहां पे मैं भी रियलाइज करता हूँ, हाँ यार मैं अननेसेसरी ज्यादा गुस्सा कर गया। तब मुझे रियलाइज हुआ ये जो चीज मेरे फादर मुझे दे के गए ना, बड़ी खतरनाक चीज दे के गए गुस्सा वाली। तो
आते हैं छोटी छोटी चीजों पे, कभी कभी आप जो है रिएक्ट ज्यादा कर जाते हैं, तब पता चलता है कि मेरे अंदर कहाँ से आया। आपकी गलती नहीं है, आपके फादर ने आपको दिया हुआ है वो चीजें। तो बहुत सारी चीजें ना आप ऊपर से मतलब वहां से लेके आते हैं। ये चक्कर होता है। तो मैं ये कह रहा था, जो उसमें जो कैरेक्टर थे ना सेक्रेट गेम में, गणेश गायतोंडे, कभी कभी उसको भी खुद को समझ में नहीं आता था कि व्हाई एम डूइंग लाइक दिस। तो तब पता चलता है कि इसकी परवरिश ऐसे हुई है बेचारे की, कि जहाँ पे इस तरह के उसको कंडीशनिंग ऐसी थी कि गाली दे के मार के पीट, उसने वो देखा मंजर अपने सामने, इसलिए बच्चों का जो बचपन होता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे ट्रॉमा में होती हैं कि वो पूरी जवानी और पूरे बुढ़ापे तक साथ नहीं छोड़ती। उसने वो चीजें देखी हैं, गणेश गायतोंडे ने वो चीजें देखी थी बचपन में। मैं भी शायद छुप के देखी है, सामने से देखी, अपनी मदर को देखा, उसको देखा, इसको देखा, उसके दिमाग में जो चीजें आती चली गई। वो कहते हैं ना, इंसान गलत नहीं होता, परिस्थितियां उसको गलत सही बना दी हैं हमेशा। तो कोई इंसान माँ के पेट से ना बुरा बन के नहीं निकलता। सब बच्चे एक जैसे ही होते हैं, उनकी परवरिश में फर्क आता है, तो कुछ ऐसे हो जाते हैं, कुछ वैसे हो जाते हैं, ये होता है। तो मतलब यही आप कह रहे हो कि जो कैरेक्टर भी था, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लिए हुआ था, इतना ज्यादा ट्रॉमा लिए हुआ था वो कैरेक्टर। तो उसे कोई भी सीन जब मैं करता था ना, तो बहुत ही सीन्स ही अलग तरीके से लिखे हुए होते थे। वो जनरली नहीं होते इस तरह के सीन लिखे हुए फिल्मों में, बट इसके सीन बहुत ही, तो मैंने यार इस तरह के सीन क्यों लिखे। जब मैंने अनुराग ने मुझे बताया कि यार इसका बचपन ऐसा गुजरा है, ये नॉर्मल स्ट्रेट सोच ही नहीं सकता, सीधी बात ही नहीं कर सकता ये। आप वो उससे पूछ रहे हो किसी से कि क्या हुआ भाई, वो किसी ने पूछा कि गाली दे के बोला ये हुआ, बोले वहां गाली देने की जरूरत ही नहीं है ना। बोला कि आज से गोपाल मठ में एक ही नाम का लिया जाएगा और एक ही नाम का पूजा की जाएगी और वो है मैं। इस तरह के तो अजीब ही कैरेक्टर था। तो क्यों था वो, बिकॉज ऑफ इसके, इसलिए मेरे लिए बहुत ही सीन्स जो है ना, जो जितने भी सीन्स होते थे उसमें बहुत टफ थे वो सीन। आपको अपने बचपन में जाके वो सारी चीजें जो आपके साथ होता है वो सारी कुरेदनी पड़ती हैं एक्टर को। जब आप कोई कैरेक्टराइजेशन करते हो, हर वो बचपन की चीजें कुरेदना, वो पेन वो कुरेदने पड़ते हैं, जख्म को ताजा करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं ना, आसान थोड़ा ही होती, मतलब एक्टिंग बहुत ही पेनफुल भी है, कभी कभार ऐसा होता है। तो ये ऐसे जैसे रमन राघव है, गणेश गायतोंडे है, ये सब कैरेक्टर्स मेंटली भी इफेक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स करते हैं, बहुत करते हैं। तो उनसे छुटकारा मिले जल्दी से तो अच्छा होता है। कैसे करते हो छुटकारा उनसे? किसी से 2-4 गालियां सुन लेते हैं, नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, आपको सर कौन गालियां देगा? नहीं सर, बहुत है आजकल, किसी को भी गालियां पड़ जाती हैं, ज्यादा मुंह मत बनो। ये भी बात है। पता चले इस इंटरव्यू के बाद आपको गालियां पड़ रही नहीं हो, या मुझे पड़ रही है। बिल्कुल हो सकता है आजकल तो कुछ इंटरनेट पे तो कुछ भी कहीं पे भी जा सकता है। एग्जैक्टली, वो तो मैं अग्री कर रहा हूँ बिल्कुल। ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो आप? कभी कभी देखता हूँ, हाँ। कोई याद जो फेवरेट है, या बहुत ही बड़ी? बहुत सारी देखी है, बट मेरे को नाम याद नहीं आ रहे। बट मुझे क्राइम में जो क्रिमिनल्स हैं उनके, जब वो अपने बारे में बताते हैं कि क्यों वो ऐसे हुए, तो कभी कभी तो सच बता रहा हूँ, रोना आ जाता है उनकी बात पे कि यार शिट, कैसे लाइफ बीती इनकी, कैसा बचपन बीता इनका यार। बहुत ही मिले आप कभी किसी ऐसे क्रिमिनल से, कभी रिसर्च के पर्पज से या कभी किसी कैरेक्टर? यार मैं मिला हूँ लेकिन बता नहीं सकता, बट हाँ मिला तो ऐसे लोगों से, एक दो मुलाकातें जरूर हुई हैं। बट वही लगा उनसे मिलके कि यार इनका बचपन ना बहुत ही अच्छा नहीं गुजरा था। आई थिंक सारी जितनी भी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज हैं, उसमें बचपन में उनके साथ गलत हुआ है या बुली किया गया है उन्हें। चाहे टेड बंडी ले लो या जॉन वेन गेसी ले लो, चार्ल्स सोबराज ले लो कि माँ छोड़ के चली गई। ये सारे कैरेक्टर्स में ये वाला ट्रॉमा। तो ये जैसे रमन राघव, अगेन मैं रमन राघव पे जा रहा हूँ बिकॉज इतना डार्क कैरेक्टर है वो। उसने न जाने कितनी जानें ली हैं, 41 आता है ऑफिशियल फिगर्स में, बट 60 से ज्यादा लोग कहते हैं कि 60 से ज्यादा मर्डर किए थे उसने। और वो मर्डर ऐसा नहीं था कि किसी अपना कोई बदला निकालने के लिए करता था या लड़कियों को मार रहा था या उसे एक कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए थी उन लोगों से जिनको वो मार रहा था, बस वो लोगों को मार रहा था। लोग भी ऐसे जो गरीब होते थे, फुटपाथ पे होते थे, जिनके रहने का शायद घर नहीं होता था,
वेटर होते थे, इन सब लोगों को मारता था वो। और कई बारी उसे बस ऐसा लगता था कि ये आदमी मेरे साथ बुरा कर रहा है तो मैं इसे मार दूंगा, या उसके मन मुताबिक वो चीज नहीं हुई तो वो उसे मार देता था। 1960s में रमन राघव का कहर फैल गया था पूरी सेंट्रल इंडिया में। मुंबई में 2000 लोग इसे ढूंढ रहे थे, पुलिस के खबरी इसको ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन ये किसी के हाथ ही नहीं लगता था। इतना खूंखार क्रिमिनल था। तो ऐसे खूंखार क्रिमिनल का रोल कैसे किया आपने? आप तो ऐसे रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं होगे, है ना? आपको लगता है कि मैं रियल लाइफ देखो, इंटेंस तो बहुत हो आप। नहीं यार, मैं बहुत ही मजाक के किस्म का इंसान हूँ। मेरे साथ, मेरे दोस्त के साथ जब बैठोगे तब पता चलेगा। वो भी सर बैठना है एक बार कभी तो। आओ मुंबई बैठते हैं, तो पता चलेगा आपको कि मजेदार है चीजें। हमारी कंपनी भी ऐसी नहीं है। नहीं, हर वक्त वहां पे वही वाली बातें होती हैं। आपकी आंखों में बड़ी संजीद मतलब गंभीरता है, और क्या आप जिसे बोलते हैं ना, बहुत इंटेंसिटी है आंखों में। तो उसे देख के थोड़ा सा डर लगता है। मैं भी ये पॉडकास्ट करने से पहले मैं कहा थोड़ा सा नर्वस तो क्या करो ना खोजा। अरे मैं किस बट एनी विच वेज, तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि इंसान ऐसा होता नहीं है मर्डरर, है ना? 9 मर्डर करके, 41 मर्डर करके जो आपने बोला, वो बड़े गर्व से बता रहा है, सच बता रहा है कि मैंने किया, वो उसने उंगली डाली तो मैंने मार दिया उसे। तो ये डिफिकल्ट होता है ना ऐसा कैरेक्टर उतारना? तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप नॉर्मल नहीं है ना बिल्कुल भी। कैसे करे अगर किसी को करना है, किसी एक्टर को ऐसा बुरा आदमी, ऐसा गंदा इंसान प्ले करना है, तो वो कैसे प्ले करे उस चीज को? कैसे वो फीलिंग लाए कि वो जो बोल रहा है, जो अपनी एक्ट है, उसे जस्टिफाई कर पाए? रमन राघव का जब रोल मिला तो मैं चला गया। मैंने यार, मैं यहाँ लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में रह के नहीं कर सकता ये कैरेक्टर। तो मैं चला गया कहीं लोनावाला की तरफ, जो है ना, अकेला एक जगह जाके मैं रहने लगा। और मैं इसलिए गया कि नॉट बिकॉज ऑफ कि मैं कैरेक्टर के लिए, बट ये इस थ्योरी पे बिलीव करने के लिए गया मैं कि एक आदमी जो बोल रहा है, कि रमन राघव का डायलॉग है उसमें कि मैं हकते मुत्ते खाते पीते मर्डर कर देता है और मेरे को पेन भी नहीं होता। तो ये चीज मेरे लिए चैलेंज हो गई कि यार ये किस तरह की मेंटेलिटी के आदमी है। तो मैं 2-3 दिन एक ऐसी अकेली जगह पे रहा जहां सिर्फ यही बिलीव कराता रहा अपने आप को कि मैं ऐसा हो सकता हूँ, कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ, कि मैं ऐसा बन सकता हूँ क्या। नहीं, मैं तो थैंक गॉड, मैं तो कभी भी नहीं ऐसा सोच सकता यार कि मैं खाते पीते हकते मुत्ते किसी का भी मर्डर करूँ, मुझे पेन भी नहीं होता। तो इस थ्योरी पे, इस स्टेटमेंट पे बिलीव करने के लिए मुझे 3 दिन लग गए। और जब एक शाम, जब मैं कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, नवाज कर सकता है ये, हाँ नॉर्मली कर सकता है, मैं हूँ ऐसा। ऐसे से करते करते ना, तो एक शाम हुई कि जहां मेरे को लगा कि मैं जो खुद से डर लगने लगा टाइप में। और फिर मैं नेक्स्ट डे मेरी शूट होना था बम्बई में। मैं गया, गाड़ी में बैठा, सीधा शूट पे उतरा मैं। और मेरा पहला ही सीन था, वो 15 मिनट का सीन था, आई थिंक वो 10 मिनट का सीन है। जब वो इंट्रोगेशन हो रहा है मेरा, तो वो पूछ रहे हैं, और विक्की कौशल उधर सिगरेट पी रहे हैं वहाँ पे। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं तो अपने काले सफ़ेद पे चलता है, मैं अपने काले सफ़ेद पे चल रहा था, उधर से एक आदमी आया और मेरे काले पे खड़ा हो गया। मैं पूछा कि काय को काले पे खड़ा है, ये तो मेरा काला है। तो मेरे को बोला तू कौन है? मैं उसको बोला मैं सिंधी दलवाई, ये जानता नहीं तू मेरे को नीचे से ऊपर तक ऐसे देखा जैसे मेरे को जानता ही नहीं वो। मैंने उसको मारा, वो गिर गया, गिरा तो मेरे काले पे गिरा वो। अभी मैं क्या करेगा? तो पहला ही सीन वो, और 10 मिनट का सीक्वेंस था वो। और थैंक गॉड, क्योंकि वो 3 दिन मेरे काम आए। वो 3 दिन में जो मैं रीइंफोर्स कर रहा था खुद को, जद्दोजहद कर रहा था मैं कैरेक्टराइजेशन के लिए। तो वो जाते, जब वो सीन हुआ और जब मैं वहां पे पहुंचा, तो वो थैंक गॉड, वो जो अनुराग ने बताया और वो जो अकेला रहा, उसको मर्ज करके जो सीन हुआ 10 मिनट्स का, उसी से सुर पता चल गया था मुझे, ये सुर रहेगा मेरे कैरेक्टर का, अब इसको मैं पकड़ के रहूंगा इस कैरेक्टर। कमाल किया था वो भी सर आपने। जैसे आपने अपना कैरेक्टर कर लिया, आपने सब काम कर लिया, आपने परफॉर्मेंस दे दी, फिल्म रिलीज हो गई, फिल्म आपने देखी कि हाँ अच्छा है कैरेक्टर, लोगों ने सराहा दिया, बॉक्स ऑफिस पे शायद नंबर भी आ गए, पिक्चर ने पैसे भी कमा लिए।
आपको लेकिन कब लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है? आप कब सेटिस्फाई होते हो अपनी परफॉर्मेंस से? अपने परफॉर्मेंस से कभी, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि जब आप दोबारा देखते हो तो अरे यार यहाँ पे ये चीज़ हो सकती थी, यहाँ पे ये हो सकता था, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मेरे से, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा से रहता है हमेशा। क्रिटिकली एनालाइज करते हो अपने आप को बहुत ज्यादा? नहीं, आपको पता होता है ना कि कहाँ पे वीक हूँ मैं, कहाँ पे वीक पड़ रहा था मैं, वो पता होता है, खुद को पता, खुद दूसरे को पता चले ना चले, लेकिन आपको खुद को पता चल जाता है कि यहाँ पे हाँ थोड़ा सा हो रहा है, थोड़ा मालूम हो जाता है खुद को, खुद की वीकनेस हर इंसान को मालूम होती है। लेकिन जैसे हम जैसे फैंस जब आपको एकदम कहते हैं कि अरे सर क्या किया है एकदम, तो तब भी ऐसे नहीं सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अरे चलो? नहीं, वो मैं सच बताऊं, मुझे तो आज भी उतनी नर्वसनेस होती है जिस जब मैंने पहली बार प्ले किया था ना, हाँ। जितनी नर्वसनेस तब थी, आज भी उतनी नर्वसनेस होती है कोई भी कैरेक्टर करते हुए। जब एक्शन बोलने से पहले ना जो नर्वसनेस होती है ना मेरे अंदर, वो आज भी है उतनी। और मुझे लगता है ठीक है, इट्स ओके, नर्वस है तो है, बहुत सारी चीजें आप नहीं जानते तो नहीं जानते यार, ठीक है, इट्स ओके। जैसे आदिल हुसैन ने हमारी वर्कशॉप ली थी, आदिल हुसैन सर ने, तो ही सेड के शोर अपने अंदर का खत्म करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्या अपने अंदर का जो शोर, जो नॉइजेस चल रही हैं आपके दिमाग में, उनको खत्म करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चाहे वो शोर हो के ऑडियंस ताली बजाएगी कि नहीं बजाएगी, या आपका कोई पेन चल रहा है आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, तो वो शोर को कैसे टर्न ऑफ करते हैं, कैसे आप की भी कोई प्रोसेस है उसके लिए? मेरी तो ऐसा एज सच कोई स्पेसिफिकली ऐसी कोई वो नहीं है, बट अगर कोई स्पेसिफिकली इस तरह का कोई कैरेक्टर मिलता है तब उसके लिए अपनी अपनी अपने अपने तरीके से हर एक्टर तैयारी करता है, जो भी तरीका हो उसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बदलापुर कर रहा था, मैं कोई तैयारी करके नहीं गया, क्योंकि उसमें मुझे लगा था मुझे डायरेक्टर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होना है, और उसमें क्या डायलॉग्स में बहुत ही कम लिखे हुए थे, ना के बराबर डायलॉग थे। तो डायरेक्टर वहाँ बताते थे मुझे, तो बोले ऐसा ऐसा कुछ है, बोलना है। श्रीराम राघवन बताते थे, तो अब श्रीराम राघवन की वो जो हिंदी है उतनी स्पष्ट भी नहीं है, तो उनको आधा समझ में आता था, आधा समझ में आता, ऐसा लगता था शायद ये कहना चाह रहे हैं ये, तो जो कहना चाह रहे हैं उसी को लेके मैं करता था, तो इसीलिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी उसकी, बट डायरेक्टर के कहने पे अकॉर्डिंग मैं करता गया तो वो कैरेक्टर बनता है, क्योंकि श्रीराम राघवन बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं अपने कैरेक्टर को लेके, और अगर आप उन पे छोड़ दो अपने आप को तो कैरेक्टर बन जाएगा आपका, ऐसा है उनका। तो डिपेंड करता है कैरेक्टर टू कैरेक्टर, या डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि भाई किसके आगे बिल्कुल सरेंडर हो जाना है आपको, और किसके आगे थोड़ा सा तैयारी करके ले जानी है, किसके आगे क्या है, वो डिपेंड करता है। सबकी अपनी अलग अलग प्रोसेस होती है। जैसे एक हमारा यूट्यूब का क्रिएटर समिट हुआ था, बड़े सारे क्रिएटर्स आए हुए थे, तो वहाँ पे आमिर खान आए थे, एंड उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप अपने फेलियर्स से कैसे डील करते हो, और लाल सिंह चड्ढा के कॉन्टेक्स्ट में था ये सवाल, कि लाल सिंह चड्ढा एक्सपेक्टेशंस पर नहीं खरी उतरी थी, ऑडियंस की भी उनकी भी, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं कुछ कोप अप कर पाया फेलियर से, मैं तो 1 साल तक ज्यादा लोगों से बातें नहीं करी, मैं तो बड़ा डिप्रेस्ड था, तो मैं तो इस जवाब का आंसर ही नहीं दे पाऊंगा शायद। तो आमिर खान जो इतनी बड़ी बड़ी हिट्स, इतने क्रिटिकली अक्लेम्ड एक्टर हैं, उन्होंने तो वैसे भी बड़े एक्टर, मतलब बॉक्स ऑफिस, हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी हिट्स दी हैं, तो ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर इन द कंट्री, एंड ग्लोबल हिट्स दी हैं उन्होंने। तो वो इंसान जब ये बात बोलता है कि मैं कोप अप नहीं कर पाया अपने फेलियर से, टफ था, बहुत टाइम लगा मुझे, 1 साल लग गया लगभग, तो कैसे करते हैं एक्टर अपने फेलियर से डील, या कोई भी इंसान अगर किसी को डील करना है, आप कैसे करते हो, क्या करते हो आप? आप अगर कुछ डिफरेंट करने की सोच रहे हो तो डेफिनेटली, क्योंकि जो फिल्म थी लाल सिंह चड्ढा, वो मतलब सीधी फिल्म तो नहीं थी ना, टेढ़ी फिल्म थी ना, अगर टेढ़ा काम एक्सपेरिमेंटल टाइप का था ना कुछ, अगर उसमें फेलियर हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, गुड यार, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वही फेल भी होते हैं, वही पास भी होते हैं, फिर वो हो जाते तो कुछ साकार हो जाता उस फिल्म का, अगर वो सक्सेस हो जाता उनका वो एक्सपेरिमेंट। करेक्ट। बट इज गुड कि वो एटलीस्ट वो एक्सपेरिमेंट तो करते हैं ना। मुझे आमिर सर की यही अच्छा ही मजा आता है उनके, कि वो कोई सीधा काम नहीं करते, थोड़ा टेढ़ा काम करते हैं वो।
विच इज गुड। यही तो खासियत है उनकी उनकी फिल्मों की। वो कभी भी जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको फॉलो नहीं करते, हमेशा ट्रेंड के अलग जाके कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो। और जो एक्सपेरिमेंट करता है और कभी कभी फेल भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, और अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। कई सारे लोग मुंबई जाते हैं सपना लेके कि भाई मैं तो सुपरस्टार बनूंगा। एक्टर बनने का ख्वाब या एक्टर बनने की कला पे कम लोग फोकस करते हैं, सबको सुपरस्टार बनना होता है। तो उनके लिए कुछ आप कोई टिप देना चाहेंगे उन्हें? भाई जो देखो अपना अपना वो है, जो जिस तरीके से सोच रख के जा रहा है, तो वो मैं तो यही कहूँगा ऊपर वाला उनको उसी चीज़ में सक्सेसफुल करे, है ना। कोई बुरी बात नहीं है इस तरह का सपना देखना, बट मेरा सपना था कि भाई मैं तो ये था कि आई वांट टू बी एन एक्टर, और वो मैं उसी तरह का काम भी कर रहा हूँ। और उस बीच बीच में कुछ मैंने कमर्शियल मूवीज भी की, और उसमें भी मुझे मज़ा इसलिए आया क्योंकि वो भी एक्सपेरिमेंट ही था मेरे लिए। जब मैं फॉर एग्जांपल जैसे किक करता हूँ या वो करता हूँ, उस तरह की फिल्म करता हूँ, तो मुझे थिएटर की याद दिलाती है, क्योंकि थिएटर में भी अलग अलग फॉर्म में आप प्ले करते हैं। कभी आप पारसी थिएटर में कर रहे हैं, कभी आप रियलिस्टिक प्ले कर रहे हैं, कभी आप म्यूजिकल कर रहे हैं, है ना, कभी आप संस्कृत प्ले कर रहे हैं, कभी आप किसी दूसरी फॉर्म में प्ले कर रहे हैं, मोलियर का है या है ना शेक्सपियर का है, कभी चेखव का प्ले, रशियन प्लेस का वो। तो वो भी अलग अलग फॉर्म्स है ना वो भी। तो जब हम कमर्शियल फिल्म करते हैं तो वो भी फॉर्म्स हैं, अलग अलग फॉर्म है, और एक्टर को हर फॉर्म के लिए रेडी रहना चाहिए। अच्छा, जैसे आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है कि एक्टर्स से पूछा जा रहा है, जो भी मतलब ऐसा नहीं कह रहा मैं, बड़े एक्टर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर या छोटे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रोल्स भी कर रहे हैं, उनसे उनके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स पूछे जा रहे हैं कास्टिंग से पहले। तो ट्रेंड एक्टर्स जिनकी सोशल मीडिया की फॉलोइंग नहीं है, उनके ऊपर सोशल मीडिया की फॉलोअर्स वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको पिक किया जा रहा है कास्टिंग में आजकल। तो ये यू थिंक कि ये और मुश्किल हो जाएगा एक एक्टर के लिए, या फिर एक अलग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि आप अगर नंबर्स पे ध्यान दो अपने सोशल मीडिया पे, तो शायद आप इजीली क्रैक भी कर सकते हो वो काम, जो छोटे मोटे काम आपको मिल सकते हैं जिससे आप बड़े हो सकते हो। हाँ, बट ये अनफॉर्चुनेट है ऑफ कोर्स, क्योंकि एक एक्टर जो बहुत ही कमाल का एक्टर है, ज़रूरी नहीं कि उसके इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हों, और उसको इस चीज़ की चिंता करनी भी नहीं चाहिए। हम एक्टर्स को चाहिए कि हम इतना डिफरेंस क्रिएट करें एक्टिंग में कि एक आम मतलब इंस्टा पे रहने वाला बंदा अब जो रील्स बनाता है वो सोच भी ना सके, उसको लगे कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे एक्टर ये काम नहीं कर सकता, एक्टर इसीलिए इन्फ्लुएंसर को भी या उस तरह के लोगों को भी जो इंस्टा पे अपनी, उनको भी लगना चाहिए कि ये एक्टिंग वाला काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये हमारे पे भी बनता है कि हम इतना डिफरेंस क्रिएट करें एक्टिंग का, कि उसको 2 बार सोचते हुए डर लगे कि मैं एक्टिंग करूं कि ना करूं। बिल्कुल, वेल सेड सर, वेल सेड। एंड एक लास्ट सवाल मैं और पूछूंगा कि अभी एक पॉडकास्ट में ही अगेन आपने कहा था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज बदलनी चाहिए कि स्क्रिप्ट्स हिंदी में आनी चाहिए। तो वो शुरू हुआ उसके बाद से सिलसिला, या अभी हम मेरे को सारे देवनागरी में देते हैं। अरे वाह! हाँ, आई एम सो हैप्पी दैट। तो ऐसी कोई और मैनिफेस्टेशन आज आप करना चाहते हो कि हाँ इंडस्ट्री में ये चेंज होना चाहिए, तो फिर हो सकता है वो भी हो जाए? ऑफ कोर्स मैं शुरू से चाहता हूँ एक्टर्स को लेके, जो बनती है ना, जो 30 करोड़ की, 25 करोड़ की, 100 करोड़ की फिल्में बने, हाँ, एक्टर को लेके। हाँ। साउथ की फिल्में बहुत अच्छा कर रही हैं, और हिंदी देखने वाले भी लोग साउथ की डब्ड मूवीज देख रहे हैं आजकल ज्यादा। तो क्या मिस कर रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री? ऐसा एक्टर्स मिस कर रहे हैं। यू थिंक सो? एक्टर्स को लेके, जो एक्टर्स है ना हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में ना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ग्रेट एक्टर्स हैं जिनको हमने सपोर्टिंग एक्टर समझ के ना साइड में डाल रखा। आप अगर एक्टर्स को लेके फिल्म बनाओगे ना 500 करोड़ की या 400 करोड़ की, तब डिफरेंस क्रिएट होगा। और ऐसी एक फिल्म भी शायद बन भी रही है, थामा, जिसके बारे में आप कह रहे थे कि बहुत डिनो विजन जो वो काम कर रहे हैं, एक्टर्स को लेके काम करते हैं, और वो पैशनेट भी हैं और स्मार्ट भी हैं। बहुत अच्छा उन्होंने एक अपना वो बना रखा है। होपफुली वो आगे इसी तरह से कंटिन्यू रखें, और बहुत लोगों को नाज है उनके ऊपर। तो चलो, जब थामा आएंगी तो फिर से आपके साथ एक हॉरर स्पेशल एक पॉडकास्ट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच सर, मुझे तो बहुत ही मजा आया। डेफिनेटली आई वुड लव टू स्पीक टू यू अगेन, कभी भी मुंबई में आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे, थोड़ा सा हंसी मजाक करेंगे, है ना? थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो ये था हमारा डाइविंग डीप विद दिव्य का पहला एपिसोड।
विद द वन एंड ओनली नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनसे मुझे तो बड़ी सारी बातें पता चली एक्टिंग के बारे में आज। एक मास्टर क्लास जैसा था। और अगर आपको ऐसे पॉडकास्ट और चाहिए तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कर देना और जरूर से सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और दोस्तों, नवाज सर की नई मूवी कोस्टाओ को बिल्कुल भी मिस मत करना। वो एक रियल लाइफ हीरो कोस्टाओ फर्नांडिस के ऊपर है, जिन्होंने गोवा में सबसे बड़े गोल्ड स्मगलिंग के कार्टेल को एक्सपोज किया। देखना मत भूलना।